आज हम एक ऐसी किताब की बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक आईना है। एक ऐसा आईना जिसमें हमें भारतीय किसान की तकलीफ, उसका संघर्ष और हमारे समाज की कड़वी सच्चाई सब कुछ साफ-साफ दिखता है। हम बात कर रहे हैं मुंशी प्रेमचंद के अमर उपन्यास गोदान की। और इस पर बात करना आज भी देखिए उतना ही जरूरी है, क्योंकि ये हमें ये समझने में मदद करता है कि एक इंसान का एक गाय पालने जैसा सीधा साधा सपना हाँ, उसके जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी और उसके विनाश का कारण कैसे बन जाता है। बिल्कुल। और यही सवाल तो आज भी हमारे सामने खड़े हैं कि एक किसान जो सबका पेट भरता है, वो खुद क्यों हमेशा कर्ज में डूबा रहता है? क्यों हमारे समाज में अमीर और गरीब के बीच की खाई इतनी गहरी है? तो इन्हीं सवालों की जड़ों तक जाने के लिए चलिए इस उपन्यास की दुनिया में उतरते हैं। और इन जड़ों को समझने के लिए प्रेमचंद से बेहतर गाइड कोई हो ही नहीं सकता। मुंशी प्रेमचंद यानी 1880 से 1936 तक का उनका जीवन, वो हिंदी उर्दू साहित्य के शायद सबसे बड़े यथार्थवादी लेखक थे। यथार्थवादी? हाँ मतलब वो जो हकीकत को जैसा है वैसा दिखा देते हैं। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने कल्पना की उड़ानें नहीं भरी, बल्कि जमीन पर उतरकर किसान, मजदूर, स्त्री और समाज के सबसे दबे कुचले लोगों की सच्चाई को अपनी कलम से आवाज दी। और उनकी दूसरी रचनाएं भी हैं, जैसे गबन है, निर्मला है, वो भी बहुत ताकतवर हैं। लेकिन गोदान को ही उनका सबसे महान काम, मतलब उनकी जिंदगी का निचोड़ क्यों माना जाता है? क्योंकि गोदान में प्रेमचंद किसी एक समस्या की बात नहीं करते। वो उस पूरे सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक ढांचे की चीर-फाड़ करते हैं जो किसान को जकड़े हुए है। अच्छा। ये सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं है, ये उस पूरे युग का, उस भारत का महाकाव्य है जिसे इतिहास की किताबों में अक्सर जगह नहीं मिलती। तो चलिए इस महाकाव्य के केंद्र में चलते हैं। कौन है वो इंसान जिसकी आंखों से हम ये सब देखने वाले हैं? केंद्र में है होरी महतो, उत्तर भारत के एक छोटे से गांव का एक आम किसान। और उसके साथ है उसकी पत्नी धनिया। होरी और धनिया? हाँ, और ये सिर्फ पति पत्नी नहीं है, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, कह सकते हैं। और होरी का एक सपना है, एक ऐसा सपना जो हमें आज शायद बहुत बहुत छोटा लगे। हाँ, आज के जमाने में तो बहुत छोटा लगेगा। उसके लिए वो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी हसरत थी, एक गाय का मालिक बनना। और वो भी सिर्फ दूध दही के लिए नहीं, नहीं, उसके पीछे एक गहरी धार्मिक और सामाजिक प्रतिष्ठा जुड़ी थी। वो चाहता था कि जब वो मरे तो ब्राह्मण को गोदान कर सके ताकि उसे मोक्ष मिले। और यही एक छोटा सा सपना उसकी पूरी जिंदगी के संघर्ष का आधार बन जाता है। और यहीं पर देखिए, इन दोनों किरदारों का फर्क समझना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि कहानी का पूरा तनाव वो इसी से पैदा होता है। कैसे? ओरी उस भारतीय किसान का प्रतीक है जो मानता है कि किस्मत और भगवान के आगे सिर झुका लेना ही समझदारी है। वो ईमानदार है, मेहनती है, पर व्यवस्था से डरता है। तो क्या ये सिर्फ ईमानदारी है या फिर एक तरह की मजबूरी से पैदा हुई आदत? मतलब वो सोचता है कि अन्याय सह लेना ही भले आदमी की निशानी है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। वो टकराव से बचना चाहता है। उसे लगता है लड़ने का मतलब है और ज्यादा बर्बादी। वहीं धनिया, वो उसके बिल्कुल उलट है। वो अन्याय को चुपचाप सहने को तैयार नहीं है। वो साहसी है, वो सवाल करती है। वो जमींदार हो या पंडित, किसी के भी सामने सच बोलने से नहीं डरती। तो वो होरी की दबी हुई आवाज है एक तरह से। हाँ, कह सकते हैं कि वो होरी की अंतरात्मा की आवाज है। और यहाँ कहानी में एक उम्मीद की किरण भी दिखती है, जब होरी का ये बरसों पुराना सपना सच होने के करीब पहुंचता है। हाँ, तमाम मुश्किलों के बावजूद कुछ पैसे उधार लेकर और कुछ अपनी जमा पूंजी लगाकर होरी 80 रुपए में एक गाय खरीद ही लाता है। 80 रुपए में? उस दिन उसके घर में जो खुशी है वो देखने लायक है। ऐसा लगता है मानो जिंदगी की सारी मुश्किलें अब खत्म हो जाएंगी। वो गाय सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि उसके घर आई समृद्धि और सम्मान का प्रतीक है। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर टिकती नहीं है। प्रेमचंद की दुनिया में गरीब की खुशी बहुत क्षणिक होती है। बहुत। गांव में होरी के घर आई ये खुशी उसके अपने ही भाई हीरा की आंखों में चुभ जाती है और ईर्ष्या में, जलन में एक रात हीरा उस गाय को जहर दे देता है। और ये सिर्फ गाय की मौत नहीं, ये होरी के सपने, उसकी उम्मीद, उसके सम्मान की मौत है। लेकिन असल त्रासदी तो इसके बाद शुरू होती है। ये दिखाती है कि समाज कैसे काम करता है। सही कहा, असल त्रासदी अब शुरू होती है। होरी जानता है कि ये काम उसके भाई ने किया है, लेकिन वो पुलिस को उसका नाम नहीं बताता। परिवार की इज्जत बचाने के लिए चुप रह जाता है।
लेकिन गांव की पंचायत उसकी इस शराफत का फायदा उठाती है। हाँ, पंचायत बैठती है और गाय की मौत का इल्जाम होरी पर ही मढ़ दिया जाता है। उस पर जुर्माना लगाया जाता है, प्रायश्चित के नाम पर भोज कराने का दबाव डाला जाता है। और बस ये एक घटना होरी को वापस उसी कर्ज के दलदल में धकेल देती है जिससे वो शायद कभी बाहर नहीं निकल पाता है। और यहीं से प्रेमचंद उस मकर जाल को दिखाना शुरू करते हैं जिसमें किसान फंसा हुआ है। ये कोई एक दुश्मन नहीं है जिससे लड़ा जा सके। बिल्कुल। प्रेमचंद का कमाल यही है कि वो शोषण को किसी एक बुरे इंसान का काम नहीं दिखाते। वो इसे एक मकड़ी का जाला बनाकर दिखाते हैं जिसमें जमींदार है, महाजन है, पुजारी है। सब अलग अलग धागे हैं। हाँ, सब अलग अलग धागे हैं, लेकिन किसान के लिए ये सब मिलकर एक ही जाल है जिससे निकलना नामुमकिन है। तो चलिए इस इकोसिस्टम के किरदारों को थोड़ा समझते हैं। कौन कौन है इस शोषण के चक्कर में? सबसे ऊपर है जमींदार राय साहब, जो लगान वसूलते हैं चाहे फसल सूखे से बर्बादी क्यों ना हो जाए। फिर है महाजन झिंगुरी सिंह, जो ऊंचे ब्याज पर कर्ज देता है। और फिर वो कर्ज कभी खत्म ही नहीं होता। कभी नहीं, वो बढ़ता जाता है। और फिर है दाता दीन जैसे पंडित, जो धर्म के नाम पर पाप पुण्य के डर से किसान को लूटते हैं। ये कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, ये एक पूरा सिस्टम है जो किसान को पीसने के लिए ही बना है। मतलब किसान की मेहनत ही वो ईंधन है जिससे ये पूरी मशीन चलती है और बदले में उसे सिर्फ धुआं मिलता है। एकदम सही कहा। होरी उस जुर्माने और पुराने कर्ज को चुकाने के लिए अपनी जमीन का टुकड़ा गिरवी रखता है। फिर वो अपने ही खेत में मजदूर बन जाता है। मजदूर बन जाता है। हाँ, वो सड़क पर पत्थर तोड़ने का काम करने लगता है। वो धीरे धीरे अपनी सेहत, अपनी इज्जत, सब कुछ खो देता है। लेकिन कर्ज वो एक ऐसा राक्षस है जो हमेशा बड़ा होता जाता है। और कहानी में एक और परत है जो इस समाज के पाखंड को और भी नंगे तौर पर सामने लाती है, और ये परत है झुनिया का प्रसंग। हाँ, ये कहानी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और मार्मिक हिस्सा है। झुनिया एक जवान विधवा है जिसे होरी के बेटे गोबर से प्यार हो जाता है और वो गर्भवती हो जाती है। और गोबर जो शहर की हवा लगने के बाद थोड़ा स्वार्थी हो गया है, वो डरकर शहर भाग जाता है। और समाज जो हमेशा नैतिकता का झंडा उठाए रखता है, उस अकेली बेसहारा लड़की पर टूट पड़ता है। हाँ, गांव के पंच उसे चरित्रहीन कहकर गांव से बाहर निकाल देना चाहते हैं। और इस मौके पर धनिया का असली चरित्र उभर कर सामने आता है। बिल्कुल, जहां होरी समाज के डर से चुप है, वहीं धनिया पूरी पंचायत के खिलाफ खड़ी हो जाती है। वो झुनिया को अपने घर में पनाह देती है। उसका वो संवाद बहुत शक्तिशाली है। बहुत। जब वो कहती है कि जब लड़के ने पाप किया है तो उसका फल बहू क्यों भोगे, ये उस दौर के हिसाब से एक क्रांतिकारी बयान है। तो धनिया यहाँ सिर्फ एक लड़की को नहीं बचा रही, वो पूरे समाज के दोहरे मापदंडों को चुनौती दे रही है। बिल्कुल, प्रेमचंद यहाँ बहुत साफ साफ दिखाते हैं कि समाज के नियम औरतों और मर्दों के लिए कितने अलग हैं और कैसे धर्म और परंपरा का इस्तेमाल अक्सर औरतों का शोषण करने के लिए ही किया जाता है। लेकिन प्रेमचंद सिर्फ गांव की इस दुनिया तक ही सीमित नहीं रहते हैं, वो हमें एक दूसरी दुनिया में भी ले जाते हैं, शहर की दुनिया में। हाँ, और यही इस उपन्यास को और भी गहरा बनाता है। गांव की कहानी के समानांतर लखनऊ शहर की एक कहानी भी चलती है। यहाँ हमें मिस मालती जैसी आधुनिक महिला, प्रोफेसर मेहता जैसे बुद्धिजीवी और मिस्टर खन्ना जैसे उद्योगपति मिलते हैं। ये लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, दर्शन पर, समाज सेवा पर, स्त्री पुरुष के संबंधों पर घंटों बहस करते हैं। और यही तो प्रेमचंद का सबसे तीखा व्यंग्य है। अच्छा? हाँ, शहर में मेहता और मालती इस पर बहस कर सकते हैं कि प्रेम का आदर्श रूप क्या है, जबकि गांव में होरी का परिवार 2 वक्त की रोटी के लिए लड़ रहा है। मतलब ये सारी बौद्धिक बहसें खोखली हैं। बिल्कुल। प्रेमचंद दिखा रहे हैं कि भूख और गरीबी की जमीनी हकीकत के सामने ये सब कितना बेमानी है। शहर का शोषण ज्यादा पढ़ा लिखा और चालाक है, वो मीठी बातों में लिपटा हुआ है, लेकिन है उतना ही क्रूर। तो इन सब का, गांव का ये लगातार शोषण, अपमान, संघर्ष, इन सब के बीच फंसे हुए होरी का आखिर में क्या होता है? एक इंसान के तौर पे होरी का क्या होता है? क्या वो टूट जाता है? वो टूटता ही नहीं, वो भीतर से खोखला हो जाता है। उपन्यास का जो अंतिम हिस्सा है वो बहुत मार्मिक है। लगातार भूखमरी, बीमारी और कर्ज के बोझ तले दबकर होरी शारीरिक और मानसिक रूप से खत्म हो जाता है। बस एक ढांचा रह जाता है। हाँ, वो बस एक चलता फिरता ढांचा रह जाता है जिसकी आंखों की चमक बुझ चुकी है। और अंत में
सड़क पर पत्थर तोड़ते हुए लू लगने से वो गिर पड़ता है। उसे घर लाया जाता है। उसकी मृत्यु का क्षण वो बहुत दर्दनाक है। बहुत। आखिरी सांसें लेते हुए भी उसके दिमाग में वही एक अधूरा सपना है। वो अपनी पत्नी धनिया से कहता है, मेरा कहा सुना माफ करना धनिया, अब जाता हूं। गाय की लालसा मन में ही रह गई। उफ। और कहानी का सबसे झकझोर देने वाला, सबसे क्रूर क्षण इसके बाद आता है। होरी की सांसें उखड़ रही हैं और तभी पंडित दातादीन वहां आकर कहते हैं कि इसकी आत्मा की शांति के लिए गोदान तो करना ही पड़ेगा। मरते हुए आदमी से भी। हाँ, मरते हुए आदमी से भी धर्म अपना हिस्सा वसूलना नहीं भूलता। तब धनिया, जिसके पास उस वक्त कुछ भी नहीं है, वो अपनी साड़ी के पल्लू में बंधे हुए 20 आने, जो उसकी जिंदगी भर की बचत है, उसे पंडित के हाथ पर रखते हुए कहती है, महाराज, घर में न गाय है, न बच्चिया, न पैसा, यही पैसे हैं, यही इनका गोदान है। और ये कहते हुए वो बेहोश होकर वहीं गिर पड़ती है। होरी बिना गाय के मर जाता है। उसका सपना अधूरा रह जाता है। उसकी पूरी जिंदगी की मेहनत, उसकी ईमानदारी, उसकी आस्था, सब कुछ उस क्रूर व्यवस्था के सामने हार जाता है। धनिया के वो शब्द, यही इनका गोदान है, ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है। ये उस पूरी व्यवस्था के मुंह पर एक तमाचा है, जो एक किसान से उसकी जिंदगी, उसकी मेहनत और आखिर में उसकी मौत भी छीन लेती है। तो इस पूरी कहानी का, इस पूरी त्रासदी का सार क्या है? गोदान हमें क्या सिखाता है? मेरे हिसाब से इसके 3 मुख्य संदेश हैं। पहला, भारतीय किसान जो पूरे समाज का पेट पालता है, वो खुद एक ऐसी व्यवस्था का शिकार है जो उसे भूखा और गरीब रखती है। उसकी मेहनत का फल उसे कभी नहीं मिलता। दूसरा, धर्म और सामाजिक परंपराएं जिन्हें सहारा माना जाता है, वो अक्सर शोषक के हथियार बन जाते हैं। हाँ, होरी धर्म को मानता रहा, लेकिन उसी धर्म के नाम पर उसका सबसे ज्यादा शोषण हुआ। और तीसरा, जो धनिया के किरदार से सामने आता है, कि अन्याय के खिलाफ लड़ने की हिम्मत, खासकर स्त्रियों में। हाँ, खासकर स्त्रियों में, वो हमेशा मौजूद रहती है, भले ही वो लड़ाई कितनी भी असमान क्यों न हो। धनिया हारती जरूर है, पर वो घुटने नहीं टेकती। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब आज भी उतना ही सच लगता है जितना 100 साल पहले था। तो इसका कुल मतलब क्या है? इन सभी धागों को एक साथ कैसे जोड़ा जाए? उन लोगों की तरफ से है जो आज भी चुपचाप मेहनत करते हैं और चुपचाप इस व्यवस्था का शिकार हो जाते हैं। हाँ, ये एक ऐसा दर्पण है जो हमें वो सच्चाई दिखाता है जिसे हम अपनी आरामदायक जिंदगी में अक्सर देखना नहीं चाहते। प्रेमचंद की सबसे बड़ी सफलता शायद इसी में है कि ये कहानी आपको आराम से बैठने नहीं देती। ये आपको बेचैन करती है, आपको सोचने पर मजबूर करती है। बिल्कुल। और हम आज की इस चर्चा को यहीं एक विचार के साथ खत्म करना चाहेंगे। प्रेमचंद में होरी की ये कहानी लगभग 1 सदी पहले लिखी थी। आज के भारत को देखते हुए क्या एक किसान की बुनियादी जरूरतों और सम्मान की लड़ाई वाकई खत्म हो गई है, या उसने सिर्फ अपना रूप बदल लिया है?